अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए जाना होगा आपको टेलीग्राम ऐप पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश, और हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर लेना होगा। इससे होगा क्या कि आपको पीडीएफ वगैरह मिलते रहेगा, टेस्ट भी होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? बताइएगा, भारत में जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो कहाँ पर बनाया गया है? नई दिल्ली में, पटना में, गोरखपुर में या पुणे में? जल्दी से बताना है। प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर। ठीक है, हाँ जी। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। और इसकी लंबाई की बात करें स्टूडेंट, तो इसकी जो लंबाई है वो है 1366 मीटर। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि देश का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, यानी अगर आपसे पूछे देश का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है बच्चों केरल में स्थित कोलम रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये दूसरा हो जाएगा। ये तो पहला था ना, ये तो पहला था। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो गोरखपुर है। दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो दूसरा का अगर पूछे तो याद रखना है केरल में स्थित है एक रेलवे प्लेटफॉर्म, नाम है कोलम रेलवे स्टेशन। ठीक है, कोलम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। ठीक है, और तीसरा का बात करेगा तब, अगर आपसे पूछे कि भारत में तीसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, तो तीसरा का भी याद रखना है खड़गपुर है। कहाँ है? खड़गपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, खड़गपुर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, इजराइल की मुद्रा है, इजराइल की करेंसी क्या है? यूरो, शेकेल, क्रोन, पैसो? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बेहद इजी प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है डियर स्टूडेंट। देखिए, करेंसी से यानी मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, विभिन्न देशों एवं उनकी राजधानियों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जल्दी से बताइएगा, इजराइल की मुद्रा क्या है, इजराइल की करेंसी क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी शेकेल, देन आपका आंसर सही है। तो इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। याद रखना है, न्यू शेकेल जो है यहाँ की मुद्रा है। बात करेंगे यूरो, तो ये भी एक मुद्रा है। तो ये बच्चों, ये जो यूरो देख रहे हो ये भी मुद्रा है, लेकिन ये यूनियन देशों की संयुक्त मुद्रा होती है। अब जैसे यूनियन यानी यूरोपीय देश की, है ना, तो यूरोप के अंतर्गत कई सारे देश आ जाते हैं, जैसे फ्रांस आ जाएगा आपका, जर्मनी आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस की मुद्रा बोल सकते हो यूरो है, जर्मनी की मुद्रा बोल सकते हो क्या? यूरो है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, कई सारे देश हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्रोन कहाँ की मुद्रा है, तो ये भी आपको याद रखना है, क्रोन जो है ये डेनमार्क की मुद्रा है। कहाँ की? डेनमार्क, डेनमार्क की मुद्रा है। पैसो, पैसो कहाँ की मुद्रा है, तो ये बच्चों आपको याद रखना है फिलीपींस। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस की मुद्रा है। ठीक है, फिलीपींस, फिलीपींस जो है की मुद्रा है पैसो। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है आपके स्क्रीन पे। जकार्ता, जकार्ता इसकी राजधानी है। तो जकार्ता एक देश की राजधानी है, वो कौन सा देश है? इंडोनेशिया, इटली, सिंगापुर, ईरान? जल्दी से बता दीजिए, जकार्ता किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताना है। वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया एक देश है और इंडोनेशिया देश की राजधानी क्या है? जकार्ता है। इटली की देखिए, इटली की राजधानी की बात करेंगे, इटली एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? रोम है। क्या है बच्चों? रोम है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है ना। और यहाँ पे ईरान जो कि एक देश है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी?
तो याद रखना है ईरान की राजधानी तेहरान होता है, तेहरान, ठीक है, तेहरान होता है, आपको याद रखना है। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, पैरामेडिकल 2021 की परीक्षा में देश की राजधानियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। विभिन्न देश एवं उनकी राजधानियों से एक प्रश्न था बच्चों, निकारागुआ, शायद आपको मालूम ही होगा, पूछा गया था निकारागुआ की राजधानी। पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, आप लोग एक बार बताइएगा बच्चों, जो बच्चे एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, तो उनको ये मालूम होगा, ये पूछा हुआ प्रश्न था। निकारागुआ की राजधानी क्या होती है? तो मनागुआ। क्या होती है? मनागुआ होती है, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं जीके में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ जाता है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ में? जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था बच्चों? तो ये हुआ था नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, यानी किस वर्ष हुए थे, बता सकते हैं? जल्दी से बताइए, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? ये तो आपको पता चल गया, न्यू दिल्ली में हुए थे, लेकिन ये कब आयोजित किए गए थे? तो ये भी याद रखना है, 1951 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1951 ईस्वी में प्रथम एशियाई खेल भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, रेशम, रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश था। रेशम से याद आया, रेशमा एक गाना है, ओ रेशमा बादल, सुने हो गाना, बादल तुम याद ना आया करो, सुने हो जी? चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। तो रेशम का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन सा था बच्चों? भारत था, चीन था, या इंग्लैंड था, या जापान था? तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आपका आंसर सही है, ठीक है। तो रेशम का उत्पादन करने वाला पहला देश चीन को माना जाता है। और कभी कभी कागज से रिलेटेड भी पूछ लेता है कि कागज का उत्पाद करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो ये भी चीन ही था, याद रखना है, कागज उत्पादन करने वाला भी प्रथम देश चीन ही था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? जल्दी से बताइए, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में? तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कब दिया गया था? तो ये भी याद रखिएगा, 1998 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1998 ईस्वी में। बात करेंगे यहाँ से नोबेल पुरस्कार के बारे में मित्रों, तो आप सभी बच्चे जानते हैं नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। देखिए, पहला तो है शांति का क्षेत्र, दूसरा है भौतिकी का क्षेत्र, है ना, तीसरा जो क्षेत्र हो जाता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है ये पुरस्कार, और उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है ना, और फिर इसके बाद रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और अब बताइए एक कौन सा बच गया? शांति, भौतिकी, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, रसायन, और जल्दी से बताइए साहित्य के क्षेत्र में। जी हाँ दोस्तों, साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में भी ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, गोदान, गोदान किसने लिखी थी? जल्दी से बताइएगा। गोदान एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जल्दी से बताइए। प्रेमचंद्र, विनोबा भावे, निराला, विष्णु प्रभाकर? जल्दी से बताना है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रेमचंद्र, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है गोदान, कर्मभूमि, कई सारी पुस्तक है। तो याद रखना है, गोदान भी हो गया, साथ ही साथ कर्मभूमि,
कर्म भूमि भी पूछ लेता है, रंग भूमि भी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये इनके द्वारा रचित कई पुस्तकें हैं जो आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे गोदान हो गया, कर्म भूमि, रंग भूमि, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो याद रखना है मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। माय टूथ, माय टूथ किसने लिखी? देखिए ये भी एक पुस्तक है और इस पुस्तक के रचयिता कौन है बता देना है। माय टूथ, जी हाँ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, नेहरू जी या महात्मा गांधी? जल्दी से बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो जी हाँ जल्दी से बताएंगे माय टूथ किसने लिखी। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो माय टूथ ये पुस्तक जो है इंदिरा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है ना। माय टूथ शीर्षक पुस्तक के रचयिता इंदिरा गांधी जी हैं, याद रखना है। अब देखिए बच्चों, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न बन जाता है, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखना है इस पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी प्रश्न। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर का महत्व इस कारण है। 2 अक्टूबर का महत्व किस कारण है? यानी इस दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर इस दिन हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर इस दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर इस दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाते हैं? जल्दी से बताइएगा, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी लाल बहादुर शास्त्री जयंती, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री की बात आई है तो एक प्रश्न पूछा था इनसे रिलेटेड कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे। आपके पैरामेडिकल 2019 में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री यानी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे। ठीक है, भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे। और इस दिन देखिए 2 अक्टूबर को याद रखना है, 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन था है ना, तो वो भी जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे बच्चों शिक्षक दिवस। ठीक है, तो शिक्षक दिवस जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो वेरी गुड, 5 सितंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 5 सितंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए तो बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, याद रखना है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को जो है हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है आपको। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 फरवरी, 8 मार्च या 1 अप्रैल? जल्दी से बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जी हाँ प्यारे मित्रों, प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो जी हाँ, यदि आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी 9 जनवरी, देन आपका आंसर सही है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास के बाद स्वदेश भारत लौटे हुए थे, मुंबई पहुंचे थे। इसी की याद में जो है 2003 से यह दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, याद रखना है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 1962 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में या 2000 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 1962, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुभारंभ
प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री विज्ञानी डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखना है आपको, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, तो यहाँ पे लिख सकते हो डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? गंगा, मसूरी, अमेजोन या नील? जल्दी से बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी। जी हाँ दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा गया है, तो वेरी गुड। ये कौन सी नदी हो जाएगी? नील नदी हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, नील नदी। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का श्रेय जो है नील नदी को प्राप्त है। और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? याद रखना है 6853 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 6853 किलोमीटर की लंबाई है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ये भी याद रखना है, चौड़ी नदी के बारे में पूछेगा तो वो है अमेजोन नदी, ठीक है, अमेजोन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है 1 चैत से, 1 वैशाख से, 1 आषाढ़ से, 1 माघ से। देखिए, जनरली हम लोगों ने तो इंग्लिश वाला कैलेंडर यूज होता होगा आप सभी के घर में, है ना, जनवरी फरवरी वाला, जो कि अंग्रेजों का दिया हुआ है ना। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो हिंदी कैलेंडर है, हिंदी, है ना, उसमें उसको राष्ट्रीय कैलेंडर माना गया है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर प्रारंभ होता है वो किस महीने से प्रारंभ होता है, ये आपको बताना है। तो बच्चों, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये शक संवत पर आधारित है। किस पे? शक संवत पर आधारित होता है। ये जो राष्ट्रीय कैलेंडर देख रहे हो ना, ये शक संवत पर आधारित है, ठीक है। और इसका पहला जो महीना होता है वो क्या होता है? चैत होता है। यानी 1 चैत से जो है पहला महीना शुरू होता है ना। और लास्ट माह कौन सा होता है? तो फागुन, है ना। देखिए, 1 चैत से महीना शुरू होता है और फागुन माह वर्ष का अंतिम माह हो जाता है। फागुन जो है, फागुन माह जो है ये वर्ष का अंतिम महीना हो जाता है। यानी शुरुआती 1 चैत से होता है और अंतिम फागुन माह से हो जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रीय कैलेंडर है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, कोंकणी। जी हाँ दोस्तों, कोंकणी यहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। कोंकणी जो है ये किस राज्य की शासकीय भाषा मानी गई है? महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, गोवा की या केरल की? जल्दी से बताइएगा प्यारे बच्चों, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी यानी गोवा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो कोंकणी जो है ये गोवा की शासकीय भाषा मानी जाती है, ठीक है, वहाँ की सरकारी शासकीय भाषा है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो यहाँ की जो है इसकी राजकीय भाषा क्या हो जाएगी, यानी सरकारी शासकीय भाषा क्या हो जाएगी, यानी महाराष्ट्र में किस लैंग्वेज का यूज किया जाता है ज़्यादा? जैसे हम लोग बिहार से हैं तो भोजपुरी चलता है ना, उसके बाद जो है मगधी वगैरह चलता है। तो इसी प्रकार महाराष्ट्र में कौन सा भाषा का यूज होता होगा, वहाँ की कौन सी सरकारी शासकीय भाषा है? तो बच्चों है वहाँ की याद रखना है मराठी। महाराष्ट्र में लोग मराठी ज़्यादा बोलते हैं, कर्नाटक में कन्नड़ ज़्यादा बोलते हैं, है ना, कन्नड़, और केरल में मलयालम बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है मलयालम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से बोल दीजिए। क्लास जो है समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किसी तरह का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट्स वगैरह तो नहीं है ना बच्चों? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और जितना भी मैं क्लास देता हूँ और उससे रिलेटेड मैं जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ, है ना, क्लास में मैं जितना भी क्वेश्चन करवाता हूँ और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, आप हर एक को नोट्स करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर आप लोग जीके जीएस का नोट्स बनाते हो तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा उस समय तक मतलब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय के बाद केवल आपको रिवीजन करना रह जाएगा, यानी उस समय आप लोग केवल रिवीजन कीजिएगा। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ चुका है। काली क्रांति का संबंध इससे है। काली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? अंडे से, उर्वरक से, पेट्रोलियम उत्पादन से या मछली उत्पादन से? जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पे काली क्रांति यानी ब्लैक रिवॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो काली क्रांति का संबंध किससे है बच्चों? पेट्रोलियम उत्पादन से है। ठीक इसी प्रकार कभी कभी पूछ लेता है पीली क्रांति का। जी हाँ दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखना है तिलहन से है, तिलहन उत्पादन से है। ठीक है, तिलहन उत्पादन से है। ठीक इसी प्रकार नीली क्रांति के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से है। मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। ठीक है, याद रखना है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, यह न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है। बिहार, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम। यानी देखिए यहाँ पे आपको 4 राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से किस एक का साक्षरता दर जो है न्यूनतम नहीं है। यानी न्यूनतम नहीं है कहने का मतलब ज़्यादा है। तो किसका ज़्यादा है? देखिए, बिहार का जो लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है वो है 61.8%। राजस्थान की बात करें तो 65.4% साक्षरता दर है। झारखंड की बात करें तो ये 66.1% है। मिजोरम की बात करें तो ये 66.4% है। तो आप ही बताइए, न्यूनतम साक्षरता वाले 4 राज्यों में से एक नहीं है, यानी न्यूनतम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो आप ही बताइए कि इन चारों में से किसका साक्षरता दर ज़्यादा है? न्यूनतम साक्षरता दर नहीं होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम नहीं होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो इन चारों में से अधिकतम किसका है? तो इसी का है ना, मिजोरम का। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा, भारत में सर्वाधिक साक्षरता, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो याद रखना है ये है आपका केरल। ठीक है, केरल। केरल में जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा है और केरल के बाद ही दूसरा राज्य कौन सा आ जाता है? मिजोरम है। ठीक है, दूसरा राज्य मिजोरम है जहाँ की साक्षरता दर केरल के बाद है। यानी केरल जो है यहाँ पे साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है, इसके बाद सेकंड नंबर पे मिजोरम आ जाता है। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो तो बिहार है, आप सभी जानते हो। ठीक है, चलिए, न्यूनतम पूछेगा यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य तो वो बिहार है। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस में से न्यूनतम साक्षरता दर नहीं है, यानी अधिकतम पूछा था, तो अधिकतम तो मिजोरम है ना? समझ में आया? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न आ जाता है, सबसे लंबा समुद्री तट किस शहर में है? सबसे लंबा समुद्री तट जो है किस शहर में है? चेन्नई में। राज्य नहीं पूछा है, शहर पूछा है ना? तो सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य पूछता तो वो गुजरात हो जाता, लेकिन यहाँ पे सबसे लंबा समुद्री तट जो है किस शहर में है? चेन्नई में है, मुंबई में है, त्रिवेंद्रम में है, कोलकाता में है। तो जी हाँ मित्रों, यदि आप लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी चेन्नई, देन आपका आंसर सही है। तो सबसे लंबा समुद्री तट वाला शहर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। तो याद रखना है आपको। ठीक है, चेन्नई में स्थित एक मरीना समुद्री तट है। चेन्नई में एक समुद्री तट है, उसका नाम क्या है? मरीना, मरीना समुद्री तट। ठीक है, चेन्नई में स्थित है मरीना समुद्री तट। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है और इसकी लंबाई भी आप लोग याद कर सकते हो, 13 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है, किस मुगल राजा को पराजय के पश्चात ईरान में पनाह लेनी पड़ी? बच्चों, मुगल वंश का ऐसा कौन सा राजा था जो हारने के बाद जो है ईरान देश में चला गया था, है ना, पनाह लेने के लिए, मतलब छिपने के लिए एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, बाबर था, हुमायूं था, बहादुर शाह था या अकबर था? जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो देखिए बच्चों, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। तो बच्चों, हुमायूं जो है ये पराजय हो गए थे। ठीक है, और किनके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो ये भी आपको याद रखना है, शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था,
जिसमें हुमायूं जो है ये पराजित हो गए थे। इसके बाद इन्होंने जो है ईरान में आकर पनाह ले ली थी। ठीक है, देखिए बात आई है शेर शाह सूरी की। तो शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, आ रखा है प्रश्न। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये बिहार के सासाराम जिले में है, याद रखना है, बिहार के सासाराम जिले में है, सासाराम। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक भी दे दीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है बच्चों ऐसी वीडियोस को बनाने में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, इनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है। किनका नाम रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है असद अली खान, दूसरा ऑप्शन है बालाचंद्रन, तीसरा ऑप्शन है रविशंकर, चौथा ऑप्शन है जोग। जल्दी से बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे किनका नाम, यानी किनको रुद्र वीणा के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी असद अली खान, इनको जो है रुद्र वीणा के नाम से भी जानते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चीन में लाल क्रांति यानी रेड रिवॉल्यूशन कब हुई थी? बताइएगा। चीन में बच्चों एक क्रांति हुई थी, एक रिवॉल्यूशन हुआ था, ये कब हुआ था? वर्ष 1959 ईस्वी में, वर्ष 1949 ईस्वी में, या वर्ष 1952 ईस्वी में, या वर्ष 1935 ईस्वी में? जल्दी से बताइएगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ष 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।